आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। हमारे पास दो तरह की होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या तो अनस्ट्रक्चर्ड होंगी या फिर स्ट्रक्चर्ड होंगी। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है वो एक ब्लॉक में लिखा जाता है। मतलब उसमें कोई मॉड्यूल्स, कोई फंक्शंस अलग अलग नहीं बनाए जाते, बल्कि पूरा का पूरा ब्लॉक लिख दिया जाता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप उन्हें पढ़ सकें, उन्हें डिबग कर सकें। डिबग क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम में से एरर्स फाइंड करें और उसको रिमूव करें। द फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिबगिंग का प्रोसेस कहते हैं। जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइड हुआ होता है स्मॉलर सेक्शंस में या मॉड्यूल्स में। मतलब वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है और हर जो मॉड्यूल होता है या हर पार्ट जो होता है प्रोग्राम का वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो प्रोग्राम जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बिलोंग कर रहे होते हैं उसकी बेस के ऊपर लिखे हुए होते हैं, उन्हें ईजीली हम उसे जो है उसके लिखना भी हमारे लिए आसान होता है और उसका डिबग का प्रोसेस करना भी बहुत आसान होता है। मतलब उसमें से एरर फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम लोग आज जो है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर इसका देखेंगे और उससे पहले हम लोग टर्बो सी की इन्वायरमेंट देखेंगे कि ये किस तरीके से, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और आप इसमें प्रोग्राम्स वगैरह कैसे लिख सकते हैं। अब हम ओवरव्यू करेंगे टर्बो सी के आईडीई का। ये हमारे पास जिस वक्त खुला है, ये हमारे पास टर्बो सी की इन्वायरमेंट है। इसे हम लोग IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं और कोड एडिटर भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी अपना कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसके बाद जब हम रन करते हैं तो हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। इसमें ये हमारे पास इसके डिफरेंट मेन्यूज़ है। ये फाइल का मेन्यू है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है न्यू फाइल खोलने के लिए, ओपन, सेव एज। ये डिफरेंट ओपन क्या करेगा, आपकी प्रीवियसली सेव फाइल को खोलेगा, सेव आपके जो करंट प्रोग्राम है इसे सेव कर देगा। ये कंपाइल है, कंपाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, कंपाइलिंग का काम करेगा, हमारे जो भी एरर्स होंगे वो हमें डिस्प्ले कर देगा और जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। हमने न्यू फाइल खोलनी है तो फाइल के मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास न्यू जो है वो फाइल खुल गई है। अब इसे सेव कैसे करेंगे, ये फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया और हमने कहा था ये .c की एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, तो यहाँ पे हमने .c की एक्सटेंशन लिख दी और यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नेम लिख दिया जो हमें सेव करना है। अब देखें यहाँ पे प्रोग्राम 1 आपके पास लिखा हुआ आ गया है, ये आपके पास एक फाइल बन गई है। अब हम लोग एक सिंपल सी का प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक सी के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होता है और कुछ प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होती हैं। ये जो इस वक्त मैंने आपके सामने लिखा है ये एक सी का प्रोग्राम है। अब हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये हैश इंक्लूड, stdioh क्या है, वाइट मेन का फंक्शन क्या है, printf का फंक्शन क्या है, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हेडर्स फाइल कि हेडर्स फाइल्स क्या होती हैं और इनका यूज़ क्या है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स को डिस्कस करते हैं। हेडर फाइल्स जो है हमारे पास सी के कंपाइलर का एक पार्ट है। ये फाइल्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट
स्टैंडर्ड फंक्शन जो है वो अपने अंदर डिफ़ाइन करती हैं। हमें जब अपने स्टैंडर्ड फंक्शन या कुछ लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होती हैं तो हम इन फाइल से उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी हेडर्स फाइल्स होती हैं और हर हेडर फाइल के अंदर क्या होगा, डेफिनेशंस होगी किसी एक टाइप के फंक्शन की। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके पास जो मैंने सामने प्रोग्राम लिखा है उसमें stdio.h लिखा हुआ है। ये क्या है? ये एक हेडर फाइल है। इसी तरीके से हमारे पास एक maths.h होती है। अब maths.h क्या करेगी? वो हमारे पास मैथ्स के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। अब ये जो सामने हमने इस वक्त इंक्लूड की है stdio.h, ये क्या है? ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस जो हैं वो जो है परफॉर्म करने में हेल्पफुल होती है। जैसे नीचे मैंने printf लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है। अब printf में क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये हमारे पास इस हेडर फाइल में इंक्लूड है कि जब ये printf का फंक्शन आएगा तो उसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है हमारे प्रोग्राम ने। हेडर फाइल्स की हमेशा जो एक्सटेंशन होती है वो .h की एक्सटेंशन होती है। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है वो यूज़ होता है हेडर फाइल को ऐड करने के लिए। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? ये जो इंक्लूड का वर्ड लिखा है ना, इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। पहले हम हेडर फाइल डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फाइल का नेम होता है उसे हम लोग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट्स क्या है? ये हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग डबल क्वाट्स में भी इसका नेम लिख सकते हैं। ये दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं। और इन फाइल्स के जो हम लोग नेम लिखते हैं तो इसके एंड में हम लोग सेमीकोलन ऐड नहीं करते हैं। ये इसी तरीके से लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स यही है। अब हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है? जो इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर बिगनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स जो कि हम लोग अपने कंपाइलर को देते हैं किससे पहले? हमारे जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसको कंपाइल होने से पहले जो हम वो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं प्रोग्राम को, उन्हें हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। उसे हम लोग कंपाइलर डायरेक्टिव भी कह सकते हैं और ये हमेशा हमारे सोर्स प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखी जाती हैं। ये आपको हैश इंक्लूड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द साइन हैश, जो कह रहे हैं हैश के साइन के साथ जो है शुरू होता है, या इसे हम नंबर साइन कहते हैं। और कीवर्ड इंक्लूड का हमारे पास यूज़ होता है। हमारे पास दो तरह के कीवर्ड इसमें यूज़ होते हैं, एक इंक्लूड और एक डिफ़ाइन। सबसे पहले हम इंक्लूड डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन की तरफ आएंगे। ये जो होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं या डायरेक्टिव्स होती हैं जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि जब आप सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने लगोगे तो उससे पहले क्या एक्शन परफॉर्म करना है। द प्रोग्राम्स दैट हैंडल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। वो प्रोग्राम जो कि इन डायरेक्टिव्स को हैंडल कर रहा होता है उसे हम लोग प्री प्रोसेसर कहते हैं। ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है एक्चुअल कंपाइलिंग प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले। जैसे हमने इसमें देखे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा? इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में पहले इंक्लूड करेगा कंपाइलिंग के प्रोसेस से पहले, और जो सोर्स कोड जिसमें हेडर फाइल ऐड कर दी जाएगी उसको हम लोग एक्सपेंडेड सोर्स कोड कहेंगे। कि हमारे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने है जो हेडर फाइल है वो कोड के साथ अपेंड कर दी है, ऐड कर दी है, अब इसे हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स कोड कहेंगे। अब हमारे पास दो तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं, एक हैश इंक्लूड और एक डिफ़ाइन। अब इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होता है? वो हमारे पास कोई भी हेडर फाइल इंपोर्ट करने के और इंक्लूड करने का काम करता है ताकि हमारा सोर्स प्रोग्राम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके, उसे जो फंक्शंस चाहिए वो उसके रेलिवेंट फाइल इसके साथ इंक्लूड कर सके। जबकि डिफ़ाइन जो है वो हमारे पास कोई कांस्टेंट
क्वांटिटी जो है वो एक आइडेंटिफायर को असाइन करने का काम करता है। और जो जैसे इंक्लूड है वो हमारे पास हमेशा सोर्स प्रोग्राम के सोर्स कोड के स्टार्ट में आएगा, जबकि डिफ़ाइन आप वो प्रोग्राम के बीच में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम लोग कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त आपको हैश डिफ़ाइन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो वॉइड मेन का फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है वो हमारे सी प्रोग्राम का मेन पार्ट है। हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा रन होना तो वो हमारे पास हमेशा मेन से होता है। जो मेन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं। मेन अगर हम मेन का फंक्शन नहीं लिखेंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर तो क्या होगा, हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। हमारा मेन का जो प्रोग्राम है वो हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की इनपुट भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले भी करवा सकता है। और अगर हमने कोई पैरामीटर कोई वेरिएबल पास करना है तो उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम वो पास भी कर सकते हैं। पैरेंथेसिस क्या है, ये मेन के आगे ये जो 2 है इन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। डेटा टाइप उस वैल्यू की जो कि रिटर्न होगी या आउटपुट होगी मेन फंक्शन की, उसे हम लोग मेन कीवर्ड से पहले लिखेंगे। जैसे वाइट लिखा हुआ है, ये वाइट हमारे पास ये लिखा, अगर वाइट का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं, मतलब ये प्रोग्राम मतलब ये कोड का पार्ट या हमारा फंक्शन कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये कोई चीज़ रिटर्न कर रहा होता तो जो चीज़ रिटर्न करेगा उसकी डेटा टाइप लिखी जाएगी कि कैरेक्टर डेटा टाइप रिटर्न करेगा या नंबर रिटर्न करेगा। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये वाले, इसके बीच पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाएगी इसे हम लोग बॉडी कहते हैं मेन फंक्शंस की, और ये 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट होती हैं। अब जो सी लैंग्वेज के हमारे पास स्टेटमेंट्स होती है वो हमेशा हमारे मेन के फंक्शन के अंदर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और इसकी हर स्टेटमेंट हमारे पास सेमीकोलन से एंड होती है। ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है तो इससे एंड किससे की है, सेमीकोलन से। अगर हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। सी जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है कि हमारे पास अगर कैपिटल लेटर में चीज़ें हैं तो वो उसी में लिखी जाएंगी और अगर स्मॉल में है तो उसमें। और सी लैंग्वेज पे जो है वो लोअर केस लेटर यूज़ होते हैं। जैसे आप ये प्रिंट एफ देख रहे हैं ये सारा स्मॉल लेटर्स पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसे कैपिटल लेटर्स में लिख दूँगी तो ये एक एरर जनरेट करेगा। फिर आता है डेलीमीटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स जो कि यूज़ होते हैं ताकि स्पेसिफाई कर सके किसी भी चीज़ की लिमिट को, उसे हम डेलीमीटर्स कहते हैं। सी प्रोग्राम में ओपनिंग ब्रेसेस, ये जो आपको कर्ली ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये बता रहा है कि यहाँ से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, और ये जो आपको यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है इसके बीच में जितने भी चीज़ें हैं वो इस मेन फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड है। अब ये जो ब्रेसेस हैं ये हमारे पास स्पेसिफाई क्या कर रहे हैं, ये लिमिट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं और इन ब्लॉक स्टेटमेंट की लिमिट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये ब्रेसेस हमारे डेलीमीटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हर स्टेटमेंट सी की जो एंड होती है वो सेमीकोलन में होती है और सेमीकोलन जो है वो स्पेसिफाई करता है ये स्टेटमेंट एंड हो गई है, और इसे हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है ये क्या करेगा, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट है प्रोग्राम की वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सके। ओके, अब हम 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये हैश इंक्लूड क्या था, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था, और stdio.h क्या था, ये हमारे पास हेडर फाइल थी। वाइट मेन का फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है जो कि हमारे पास स्पेसिफाई करता है हमारा प्रोग्राम यहाँ से सी का स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट एफ क्या है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही होती है। अब अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइल के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास कोई एरर इस पर जनरेट नहीं हुआ। अगर कोई एरर होता तो यहाँ आ जाता, और अगर एरर होता तो हम इसे रन नहीं कर सकते थे। अब 1 बाय 1 देखते हैं, हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि किस किस चीज़ से एरर आ सकते हैं वो देखते हैं। मैंने कहा था आपको सिस्टम जो है एंड में हमारे पास टर्मिनेटर होता है जो कि बताता है कि हमारी सी की स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है, हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं। या मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। मैंने कंपाइल किया,
देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 एरर्स आ गए। मैंने एरर्स पे क्लिक किया तो ये क्या बता रहा है कि मेरे प्रोग्राम की स्टेटमेंट के टर्मिनेशन साइन मिसिंग है। अब मैं क्या करूँगी, टर्मिनेशन साइन डाल दूँगी, इसे कंपाइल करूँगी। हमारे पास कोई एरर नहीं है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वॉइड मेन का फंक्शन में अगर हम लोग नहीं लिखेंगे मेन का फंक्शन तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। जस्ट सपोज मैं मेन हटा देती हूँ, मैं इसका नाम ABC रख देती हूँ। कंपाइल करते हैं। कंपाइल तो उसने कर दिया क्योंकि ABC फंक्शन तो होता है, फंक्शन है, लेकिन रन नहीं कर रहा। अब जैसे मैंने एरर किया अनडिफाइंड सिंबल मेन इन मॉड्यूल, मतलब आपने मेन का फंक्शन ही नहीं लिखा। जब तक मेन का फंक्शन नहीं है ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हम लोग यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के आगे हेडर फाइल लिखते हैं, इसके आगे हम लोग टर्मिनेशन साइन नहीं डालते। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जस्ट वेट, आउटपुट देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ गया है। यह हमारे पास एक सी का बेसिक प्रोग्राम था, ये इसका स्ट्रक्चर था जो कि फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर्स फाइल्स ऐड करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम वॉइड मेन का फंक्शन लिखेंगे। मेन का फंक्शन ज़रूरी है, मेन फंक्शन के बगैर सी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। उसके बाद सी के अंदर वॉइड मेन के अंदर जो हम सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एंड में टर्मिनेटर होना चाहिए, एक जो है सेमीकोलन का साइन। और डेलीमीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बताते हैं कि हमारे पास ब्लॉक कोड है। अब लाइक दिस मैं इसके अंदर डेलीमीटर एक रिमूव कर देती हूँ, मैं इसे कंपाइल करती हूँ तो देखिए मेरे पास एक एरर जनरेट हो गया कि कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इसकी लिमिट्स कहाँ तक की है और कहाँ तक इसे एग्जीक्यूट करना है। मैंने डेलीमीटर डाल दिया, इसका मतलब था कि अब ये इसके ऊपर बेस कर रहा है। अब मैं कंपाइल करती हूँ तो देखें कोई एरर नहीं है मेरे पास। ओके, वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर हम लोग सेमीकोलन कभी भी नहीं आगे डालेंगे। अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा कि आपने जो डिक्लेरेशन है उससे टर्मिनेट गलत किया है। ये मैंने रिमूव कर दिया। और मैंने क्या कहा था कि हम लोग हेडर फाइल्स क्यों डालते हैं, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि नीचे के जो ये प्रिंट stdio.h है कि ये हमारे प्रिंट एफ को सपोर्ट करिए। ओके, अब हमने सारा का सारा सी का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग एरर्स को। प्रोग्रामिंग एरर्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं। एरर्स हमारे पास बग होते हैं। जब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके हमारे पास जो डिफरेंट एरर्स आते हैं या जो हम मिस्टेक्स करते हैं, बेसिकली वो हमारे पास एरर्स होते हैं, उन्हें हम बग्स कहते हैं। और वो जो प्रोसेस जिससे हम लोग फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स करते हैं या एरर्स करते हैं उसे हम डिबगिंग का प्रोसेस कहते हैं। जब हमारे पास सी का कंपाइलर कोई भी एरर डिटेक्ट करता है तो हमारे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है और वो हमारे पास उस एरर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अभी जैसे हमने प्रोग्राम लिखते हुए या पीछे हमने डिफरेंट मिस्टेक्स की थी तो कंपाइलिंग में नीचे एरर आ रहा था, वो हमारे पास क्या था, वो बग था। हमने इसे रिमूव किया और दोबारा कंपाइल किया, हमारा कंपाइलिंग बिल्कुल ठीक तरीके से हो गई। तो ये क्या था, ये हमारे पास एक डिबगिंग का प्रोसेस था कि हमने एरर को फाइंड किया, उससे रिमूव कर दिया। हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर होता है, रन टाइम होता है और लॉजिकल एरर होता है। सबसे पहले सिंटेक्स एरर क्या होता है, वो एरर जो उस वक्त आता है जब हम लोग वायलेट करते हैं रूल्स को। रूल्स या सिंटेक्स एक है, अगर हम लोग रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो हमारे पास सिंटेक्स एरर अकर हो जाएगा और कंपाइलर सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है और हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। और जब तक हम लोग सिंटेक्स एरर को रिमूव नहीं करते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। और सिंटेक्स एरर के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, मैंने टर्मिनेशन साइन ही डाला तो उससे मुझे एरर दे दिया। अगर मैं उसको रन करने की कोशिश करूँगी तो वह नहीं करेगा, मुझे सबसे पहले एरर्स रिमूव करने पड़ेंगे।
रन टाइम एरर्स क्या होता है? रन टाइम एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग ए नंबर बाय 0। अब में रन टाइम एरर क्या होता है? जब हमारे पास जब रन कर रहे होते हैं प्रोग्राम उस वक्त डिटेक्ट होता है। अब वो बेसिकली आपको सिंटेक्स को फॉलो करके लिखा होता है, लेकिन वो चीज़ परफॉर्म नहीं की जा सकती। अब जैसे हम लोग कहेंगे कि किसी नंबर को आप डिवाइडेड बाय 0 कर दें, आप किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एरर रन टाइम के वक्त डिस्प्ले होगा, और जैसे रन टाइम एरर आता है कंप्यूटर अपनी एग्जीक्यूशन को रोक देता है और प्रोग्राम जो है वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा। लॉजिकल एरर क्या होते हैं? अगर हमने एल्गोरिदम गलत लिखा है तो वो उस वक्त डिटेक्ट होते हैं। कंपाइलर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए हमारे पास कोई एरर मैसेज भी नहीं आएगा। अब जैसे मैं एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन मैंने लिखते हुए उसे सब्ट्रैक्ट का लिख दिया, ये मेरी लॉजिक गलत हुई, मैंने गलत चीज़ डाल दी। जबकि मैंने लिखा प्रोग्राम एडिशन कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा होगा? वो सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा। ये लॉजिकल एरर है। अब मैं ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मैं सिंटेक्स को फॉलो कर रही हूँ, कंपाइलर मुझे इसका एरर नहीं देगा, ना ये कोई ऐसा रन टाइम एरर है। इसलिए जब हम लोग गलत लॉजिक फॉलो करेंगे तो हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है और आप इसकी सिर्फ आउटपुट देख के डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई लॉजिकल एरर है, और आपको फिर टेस्टिंग करके पूरा प्रोग्राम को चेक करके लॉजिक एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आ रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमें किसी ना किसी लैंग्वेज भी लिखना होता है। जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग दो तरह की कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास फर्दर दो टाइप्स पे डिवाइड होती है, एक मशीन लैंग्वेज होती है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है। सबसे पहले आते हैं मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोग्राम जो किसी और लैंग्वेज पे लिखा होता है वो पहले मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट होता है ताकि वो कंप्यूटर के ऊपर इजीली रन हो सके। हमारे पास मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म पे होती है। ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए इतने लंबे लॉन्ग सीक्वेंस को जो 0 और 1 की फॉर्म में और याद करना मुश्किल होता है। एक ह्यूमन बीइंग मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिख सकता। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज की तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट हुई हुई होती है। इन्हें हम लोग निमोनिक्स कोड्स भी कहते हैं। असेंबलर यूज़ होता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश के वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह डेवलप्ड हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं आती, इसे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में ही रखते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती हैं। जैसे ये सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल है। हर हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। हर जो इंस्ट्रक्शन होती है लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सिंटैक्स से मस्ट मैच करनी चाहिए, और अगर कोई स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है तो हमारे पास सिंटैक्स एरर डिस्प्ले हो जाता है। प्रोग्राम जो है हमारा कंपाइलर जो है हमारा उसे मशीन लैंग्वेज पे उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं करता जब तक हमारे पास सारे के सारे एरर्स उसके रिमूव ना हो जाएं। जब हमारे एरर रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो फिर मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल C++, जावा, बेसिक्स, ये सारे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। और जो C और C++ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम जो है उसके लिखने के काम आती हैं। हर लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसलिए क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से बहुत दूर होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखा जाता है उससे आप इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिबग भी कर सकते हैं, और ये मोर रीडेबल होता है। ये लैंग्वेज जो है
ये लैंग्वेज जो है प्रोग्रामर को अलाउ करती है ताकि वो जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है उस पर कंसंट्रेट कर सके, बजाय इसके कि वो ये देखता रहे कि मैं मशीन कोड में कैसे इसे कन्वर्ट करूँ या कौन कौन सी चीज़ें इसमें ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के ऊपर वो उसमें कंसिडर नहीं करना पड़ता उससे। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब करती है अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास मशीन आर्किटेक्चर क्या है इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके लिखते हैं कि हमें उसे सॉल्व किस तरीके से करना है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस होती है। इसका मतलब जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से आपने एक दफ़ा लिख लिया वो किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सकता है। जैसे आपने सी का प्रोग्राम लिखा, आप उसके चाहे आप इंटेल के प्रोसेसर में उसे रन करें या मोटरोला के प्रोसेसर में करें, ये रन हो जाएगा। जबकि जो मशीन लैंग्वेजेस होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, एक लैंग्वेज एक कंप्यूटर की होती है और वो दूसरे में रन नहीं हो सकती है। और ये हमारा पूरा का पूरा जो है टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाता है।